हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम स्ट्रेंजर थिंग के एपिसोड 5 एंड 6 कवर करने वाले हैं और जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जल्द ही न्यू सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहेगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम हॉपर को देखते हैं जो हॉकिंस लैब में छुप के अंदर जाए रहता है। वहाँ उसे एक गेट दिखता है जो प्लास्टिक कवर से क्वारंटाइन रहता है। वो उस रूम का गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ का इंचार्ज आ जाता है। हॉपर उसी इंचार्ज को एक पंच मारता है और साथ ही खड़े सिक्योरिटी को बंदूक के पॉइंट पर उससे गेट का पास ले जाता है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ उसे बच्चों के रूम दिखाई देता है और वो विल को ढूंढने लगता है और तभी वहाँ के गार्ड्स भी आने लगते हैं जिन्हें देखकर वो एक लिफ्ट से नीचे चले जाता है। नीचे जाते ही उसे वहीं दीवार पे बना हुआ अजीब सा होल दिखता है और तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन देके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो माइक के घर में डिस्कस कर रहे होते हैं विल को लेके। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर विल कहाँ हो सकता है। एल फिर उन्हें अपसाइड डाउन के बारे में बोलती है जिससे माइक को याद आता है कि जब एल ने उन्हें समझा रही थी तो उसने बोर्ड गेम को उल्टा रखा था एंड वो लोग भी जब विल को ढूंढ रहे थे तब एल ने भी विल के घर पे ही ले गई थी। तो हो सकता है कि विल वहीं छुपा होगा लेकिन हम उसे देख नहीं सकते एंड हो सकता है कि हॉकिंस शहर जैसा ही एक और उल्टी दुनिया होगा जहां विल फंस गया होगा। फिर वो लोग एल से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है वहां कैसे जा सकते हैं, जिसमें एल ना में जवाब देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जॉयस को देखते हैं जो अपने एक्स हस्बैंड के साथ बैठी रहती है। तभी वहाँ जोनाथन आता है और अपने मॉम से पूछता है क्या वो अजीब सा एंटिटी फिर से आया था। जो उसका डैड बोलते हैं कि अपने मॉम को ये सब बोलकर और पागल मत बनाओ, घर की हालत तो देखो क्या बनाकर रख दिया है, और कहता है मैं तुम लोगों का मदद करने आया हूँ। जो जोनाथन बोलता है हाँ बड़ी मेहरबानी की बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सुबह आती है, सभी लोग तैयार होकर विल के फ्यूनरल पर जाते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जोनाथन और नैन्सी उसी एंटिटी का लोकेशन ट्रैक करते हैं जो उनके हिसाब से जोनाथन का घर, स्टीव का घर और जहां विल गायब हुआ था ये तीनों जगह में ही एंटिटी दिखा था और तीनों का लोकेशन भी पास में ही रहता है। इसीलिए वो लोग उस एरिया के पास वाले जंगलों में जाने की सोचते हैं। जोनाथन जाने से पहले अपने डैड के कार से एक गन और कुछ एक्स्ट्रा बुलेट रख लेते हैं जो देखकर नैन्सी बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम को बताना चाहिए। जोनाथन कहता है इस बार भी सिर्फ फोटो ही लेना है क्या, और वो अपनी मॉम को तब बताएगा जब वो उस एंटिटी को मार के सामने लाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जोनाथन के डैड लोनी 1 साल पहले पुलिस में थे तो उनके पास हमेशा एक पर्सनल गन रहा ही होगा। जोनाथन और नैन्सी फिर गन लेके वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम हॉपर को देखते हैं जो अपने घर में सोकर उठता है। हॉपर अपने टेबल में शराब के बोतल और कुछ ड्रग्स बिखरे हुए देखता है। वो ये सब देखकर तुरंत गन पकड़कर बाहर जाता है। बाहर उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर में आकर अपने गले में इंजेक्शन का निशान चेक कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि हॉकिंस लैब वाले उसको बेहोश करके यहाँ लाके छोड़े हैं ताकि उसे लगे कि वो नाइट में शराब और ड्रग्स के नशे में वो जो भी देखा वो एक वहम था। फिर वो सारे इलेक्ट्रिकल सामान को खोलने लगता है जो उससे एक लाइट बल्ब में एक माइक रखा हुआ मिलता है और उसका शक पक्का हो जाता है। हॉकिंस लैब वालों ने पूरे शहर के घरों में माइक फिट करके रखे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस लैब में जहां डॉक्टर बेनर माइक और उसके दोस्तों की बातों को सुन रहे होते हैं जो स्कूल के रेडियो डिवाइस से विल से कनेक्ट किए थे। डॉक्टर बेनर समझ जाते हैं कि एल वहाँ उनके साथ थी और वो अपने कुछ लोगों को भेजते हैं स्कूल में जहाँ उन्हें पता चल रहा है कि मिस्टर क्लार्क के बारे में। इधर हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो विल के फ्यूनरल पार्टी में मिस्टर क्लार्क से मिलते हैं और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिस्टर क्लार्क उन्हें समझाते हैं कि थ्योरी के हिसाब से पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और हम जैसे आम इंसान उस वर्ल्ड में जा नहीं सकते हैं। उन्हें जाने के लिए टाइम और स्पेस में दरार या बैंड करके उन्हें पोर्टल क्रिएट करना होगा जो बहुत सारे एनर्जी से ही बन सकता है, तभी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के हिसाब से। फिर माइक और उसके दोस्त पूछते हैं कि अगर थ्योरी के हिसाब से अगर पोर्टल पहले से ही हमारे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। मिस्टर क्लार्क कहते हैं कि कोई पोर्टल हमारी दुनिया में क्रिएट हो चुका होगा तो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अर्जेंट डाल सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि पोर्टल कहाँ हो सकता है, वो भी थ्योरी के हिसाब से। फिर माइक और उसके दोस्त माइक के घर जाते हैं जहाँ एल भी होती है। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जरूर कहीं पर पोर्टल क्रिएट होगा तभी विल उल्टी दुनिया में पहुंच गया है। इधर डस्टिन को देखते हैं कि जो कंपास में चेक कर रहा था और उन सबको अपने सारे कंपास मांगता है। वो देखते हैं कि सभी कंपास गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं और डस्टिन उन्हें समझाते हैं कि वो पोर्टल में इतनी एनर्जी होगी कि अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अर्जेंट डाल सकती है जिससे कंपास उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। नेक्स्ट सीन में जॉयस देखती है जो लोनी घर की दीवारों को ठीक कर रहा होता है। लोनी उसे कहता है उसने उस खाई जहाँ विल की डेड बॉडी मिली थी वहाँ चेक करने गया था। उसे वहाँ वार्निंग बोर्ड या अलर्ट का साइन कहीं नहीं दिखा और कहता है विल की डेथ की जिम्मेदार शेल्टर कंपनी है क्योंकि वो जमीन उनकी थी। थोड़ी देर बाद लोनी जब नहा रहा होता है जॉयस को लोनी के बैग में एक पैम्पलेट दिखता है जिसमें कॉर्नर कंपनी का सर्विस होता है जो एक्सीडेंटल इंजरी और डेथ के लिए पैसा रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर जॉयस लोनी से इस बारे में बात करती है। लोनी उसे समझाता है कि वो पैसों से वो लोग जोनाथन को वापस कॉलेज भेज सकते हैं। तो जॉयस पूछती है कि तो बताओ जोनाथन कौन से कॉलेज में जाना चाहता है। लोनी कोई जवाब नहीं दे पाता जिससे जॉयस समझ जाती है कि लोनी बस पैसों के लिए ही यहीं आया था। फिर जॉयस और लोनी के बीच में झगड़ा होता है और जॉयस लोनी को घर से बाहर निकाल देती है।
सीन शिफ्ट होता है, हम नैन्सी को देखते हैं जो बेसबॉल बैट से मारने की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि रात को वो लोग उस एंटिटी को ढूंढने जाने वाले थे जंगलों में। तभी वहाँ स्टीव आता है जो उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलता है और बारबरा के बारे में पूछता है। नैन्सी भी उसे माफ कर देती है और बारबरा के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। फिर स्टीव उससे मूवी देखने चलने को बोलता है उसका मूड फ्रेश करने के लिए, जिसमें नैन्सी नहीं आ सकती बोलती है और स्टीव को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर हम हॉपर को देखते हैं जो अपने घर में होता है। उसके साथ में काम करने वाले ऑफिसर उसके यहाँ चेक करने आते हैं, क्योंकि हॉपर को फोन कर रहे होते हैं, लेकिन हॉपर का टेलीफोन बंद रहता है। हॉपर फिर बाहर आता है। वो लोग हॉपर को बोलते हैं कि बेल और हेनरी बाहर गए थे, वो लोग मिल नहीं रहे हैं, और बारबरा की कार स्टेट वालों को बस स्टैंड में मिला। लगता है बारबरा घर छोड़कर भाग गई है। हॉपर उनसे बेल और हेनरी जहाँ गए थे वहाँ का लोकेशन पूछकर उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हॉपर रेडी होता है और जॉयस के घर में जाता है। वो एक पेपर में डोंट से एनीथिंग लिखकर जॉयस को कुछ बोलने से मना करता है। फिर वो घर में लगे सारे लाइट्स को निकालने लगता है और चेक करता है कि उस पर कोई माइक्रोफोन तो नहीं है। जब वो सारे लाइट चेक करने के बाद वो जॉयस को बोलता है कि वो लोग उसके घर में माइक्रोफोन लगाए थे क्योंकि मैं उनका पोल खोल सकता हूँ, और मुझे लगा कि वो शायद तुम पर भी नजर रख रहे होंगे। जॉयस पूछती है कौन लोग, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर हॉपर बोलता है कि उसे भी नहीं पता कौन, शायद CIA, NSA या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और ये भी बोलता है कि उसने कल रात विल की डेड बॉडी चेक करने गया था, वो डेड बॉडी नकली थी। और जॉयस को कहता है कि तुमने जो भी कहा था वो सब सच था। फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उस बेचारे का निशान एकदम गंदा रहता है। तभी वहाँ नैन्सी भी आती है और जोनाथन फिर नैन्सी को ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन नैन्सी एक ही बार में परफेक्ट निशाना लगाती है, जिससे जोनाथन गन उसे ही यूज करने के लिए बोलता है। फिर वो लोग जंगलों में जाते हैं उस एंटिटी को ढूंढने। रास्ते में वो लोग बात करते हैं। नैन्सी उसे स्टीव ने जो कैमरा तोड़ा था उसके लिए सॉरी बोलती है और कहती है स्टीव उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जोनाथन बोलता है कि स्टीव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर नैन्सी और जोनाथन के बीच में छोटा सा बहस होता है एक दूसरे को कैरेक्टर को लेके। इधर हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो जंगलों में होते हैं। वो लोग उस पोर्टल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कंपास के जरिए। रास्ते में हम एल को देखते हैं जो अपने नोज से ब्लड पोंछ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सूरज ढलने वाला रहता है और डस्टिन बोलता है वो लोग घूम फिर के अपने घर तरफ ही आ गए हैं। लगता है कंपास की दिशा कोई हाई एनर्जी के कारण बदल रही है। जो सुनकर लुकस एल को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब एल का ही काम है, और वो बोलता है रास्ते पर इसे मैंने अपने नोज से ब्लड पोंछते हुए देखा है, पक्का इसी ने ही किया है। जिसमें माइक एल को डिफेंड करते हुए बोलता है वो ब्लड पुराना है, जिसमें एल नहीं में सिर हिलाकर वो जगह बहुत खतरनाक है बोलती है। लुकस माइक को बोलता है कि ये हमें यूज कर रही है, पहले दिन से हमें भटका रही है। अगर इसे पता होता तो ये हमें डायरेक्टली अपसाइड डाउन के रास्ते क्यों नहीं बता देती। इसे बस रहने के लिए जगह और खाना चाहिए था, जो हमें बेवकूफ बनाकर इसे मिल जा रहा है। क्या पता विल इसी के कारण अपसाइड डाउन चले गया होगा। ये सुनकर माइक एल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर में ही दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जो एल देखकर लुकस को अपने पावर के जरिए दूर फेंक देती है, जिससे लुकस बेहोश हो जाता है। डस्टिन और माइक लुकस के पास तुरंत जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और माइक भी गुस्सा होकर एल को डांटता है, जिससे एल भी दुखी होकर रोने लगती है। और फिर हम एल के पास्ट के विजन को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बैनर उसे एक रशियन आदमी का एक फोटो दिखाते हैं और उसे ट्रैक करने के लिए बोलते हैं, और इस बार एल को पानी के अंदर जाके करना होगा। फिर एल को बड़े से पानी की टंकी के अंदर डालते हैं सूट वगैरह पहनाकर। फिर एल अपने पावर के जरिए उस रशियन आदमी को ट्रैक करके वो अभी क्या बोल रहा है उसे स्पीकर के जरिए टेलीकास्ट करती है, जो डॉक्टर ब्रेनर की टीम सुन रहे होते हैं। और तभी उन्हें कुछ अजीब सा आवाजें सुनाई देता है, जो हम देखते एल को वो अजीब सा आवाज अपने आसपास से ही आ रहा होता है, जो वो डरते हुए भागती है। और इधर वो टंकी में वापस जा जाती है और हेल्प के लिए बोल रही होती है। फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जहाँ माइक और डस्टिन लुकस को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लुकस फिर होश में आता है और वो उन दोनों से नाराज होकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिर माइक और डस्टिन देखते हैं एल भी वहाँ नहीं रहती है, वो भी कहाँ चली गई है। फिर वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। इधर रात हो जाती है। हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं जो जंगलों में उस एंटिटी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर नैन्सी को कुछ आवाजें सुनाई देता है, जो वो लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक डियर घायल हालत में दिखता है। उन्हें लग रहा होता है कि ये शायद किसी गाड़ी से टकरा गई होगी, और नैन्सी उस डियर को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उस डियर को मारने की सोचती है, लेकिन वो उसे मारने से हेजिटेट करती है, जो जोनाथन देखकर उसे मैं मारता हूँ बोलता है। फिर जोनाथन जैसे ही मारने वाला ही रहता है तभी वो डियर को कोई पीछे से खींच लेता है, जो वो दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। वो दोनों उस डायरेक्शन में देखने जाते हैं, फिर उन्हें वो डियर कहीं नहीं मिलता। फिर वो दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जहाँ नैन्सी को एक ट्री में एक अजीब सा होल दिखता है और उससे उस होल में अजीब सा लिक्विड भी लगा हुआ दिखता है। फिर वो जोनाथन को बुलाती है, लेकिन जोनाथन दूर में होने के कारण सुन नहीं पाता है। फिर नैन्सी अकेले ही उस होल के अंदर जाती है, जहाँ जाने के बाद वो एक अजीब से जगह में बाहर निकलती है। फिर वो आसपास देख रही होती है कि उसे वही एंटिटी दिखता है, जो देखकर वो चुपके से पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो आवाज कर देती है, जिससे वो एंटिटी उसे देख लेता है और वो उसके तरफ आता है, जो देखकर नैन्सी जोर से चिल्लाकर भागती है। और इधर हम जोनाथन को देखते हैं, जो उसे नैन्सी की आवाज सुनाई देता है और वो उसे ढूंढने लगता है, जिससे वो होल वाले ट्री की तरफ आता है, जहाँ उसे नैन्सी का बैग मिलता है। फिर वो आसपास ढूंढने लगता है और एपिसोड 5 हमारा यहीं खत्म होता है।
एपिसोड 5 की शुरुआत में हम जोनाथन को देखते हैं जो नैन्सी को ढूंढ रहा होता है। नैन्सी भी जोनाथन को चिल्लाते हुए ढूंढ रही होती है, लेकिन वो दोनों को एक दूसरे का सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा होता है। फिर नैन्सी को वही एंटिटी फिर से दिखता है, जिसे देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इधर जोनाथन भी उस पेड़ में बने होल को देखता है और उसके पास जाके नैन्सी को चिल्लाता है, जो नैन्सी को भी पता चल जाता है कि वो कौन से पेड़ से आई थी। एक्चुअली ये जगह बहुत अंधेरा होने के कारण नैन्सी को वो पेड़ मिल नहीं रहा होता है। सो बैक टू द मूवी, नैन्सी फिर उसी होल से अपना हाथ बाहर देती है, जो जोनाथन उसका हाथ खींचकर वापस निकाल लेते हैं। फिर जोनाथन देखते हैं कि वो होल वापस से बंद हो जाता है। फिर वो दोनों नैन्सी के घर चले जाते हैं। इधर हम हॉपर को देखते हैं, जो जॉयस को बताता है कि उसने हॉकिंस लैब में एक बच्चे का रूम देखा जहाँ कुछ ड्राइंग्स भी बना हुआ था। जॉयस उसे व्हील का ड्राइंग दिखाती है और बोलती है कि क्या वो ड्राइंग्स इतने अच्छे थे। फिर वो ड्राइंग्स देखकर बोलते हैं कि वो ड्राइंग्स इतने अच्छे तो नहीं थे। फिर हॉपर को याद आता है जो रेस्टोरेंट का ओनर के डेथ से पहले उसके पास एक बच्चा आया था, उसे अब तक व्हील समझ रहा था, लेकिन हॉपर अब समझ गया कि वो व्हील नहीं है और वो कोई और है। और उस न्यूज आर्टिकल को भी याद करता है जहाँ एक लेडी अपने बच्चे ले जाने के जुल्म में डॉक्टर बैनर के ऊपर केस की थी, लेकिन उस लेडी की गवाही को झूठी बोलकर उस केस को बंद कर दिए थे। इधर हम स्टीव को देखते जो अपने दोस्तों के साथ वो नैन्सी के घर जा रहा होता है, क्योंकि उसे नैन्सी का फिक्र हो रही थी। फिर वो नैन्सी के रूम के विंडो से झांक कर देखता है जहाँ जोनाथन और नैन्सी साथ में बैठे थे। स्टीव ये देखकर गुस्से में वापस चले जाते हैं। फिर नैन्सी बाथरूम जाती है और फ्रेश हो रही होती है और नहाते वक्त उसे बार बार उस सीन का विजन याद आ रहा होता है। फिर नहाने के बाद जोनाथन वापस अपने घर जाने की बात करता है। नैन्सी उसे मना करती है और आज रात यहाँ रुक जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अकेले रहना नहीं चाहती थी। जोनाथन फिर नीचे बेड रेडी करता है और वहाँ पे सोने लगता है। फिर नैन्सी उसे ऊपर सो जाने के लिए बोलती है। फिर जोनाथन और नैन्सी एक ही बेड को शेयर करते हैं। फिर सुबह होती है। नैन्सी को नींद ना आने के कारण वो जल्दी उठकर वो बुक वगैरह में रिसर्च कर रही होती है। जोनाथन के उठने के बाद वो उसे बताती है कि शायद वो एंटिटी खून से अट्रैक्ट होता होगा, क्योंकि उस डियर के एक्सीडेंट के कारण खून बह रहा था और उस दिन बारबरा के भी हाथ से खून निकल रहा था। तो शायद जैसे शार्क खून से अट्रैक्ट होते हैं, शायद वो एंटिटी भी अट्रैक्ट होता होगा। तभी उसकी मम डोर नॉक करती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, जो जवाब में नैन्सी थोड़ी देर में आ रही हूँ बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद नैन्सी की मॉम देखती है कि नैन्सी अभी तक ब्रेकफास्ट करने नहीं आई है, तो वो उसके रूम चेक करने जाती है, जहां वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है। इसका मतलब नैन्सी और जोनाथन वहां से जा चुके हैं। इधर हम माइक को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। लूकस और उसके बीच में झगड़ा हो गया एल को लेकर और एल भी अभी गायब है। थोड़ी देर बाद डस्टिन आता है और कल के झगड़े के बारे में कहता है कि तुम तीनों ने हद पार कर दी और माइक तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने पहले हाथ उठाया था। तो ग्रुप के रूल के हिसाब से माइक को पहले हाथ मिलाकर लूकस को सॉरी बोलना होगा। फिर थोड़ी देर बाद डस्टिन और माइक लूकस के यहाँ जाते हैं। माइक लूकस को सॉरी बोलता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन लूकस का एक कंडीशन रहता है, अगर एल रहेगी तो वो ग्रुप में नहीं रहेगा, जिससे माइक फिर से गुस्सा हो जाता है और माइक और लूकस के बीच में झगड़ा होता है। फिर लूकस फिर अकेले ही उस पोर्टल को ढूंढ लेगा और विल को बचाएगा बोलकर वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम एल को देखते हैं जो जंगलों में झील के पास जाकर अपना चेहरा देख रही होती है। फिर वो अपने आप को ये सब का दोस्त मानते हुए गुस्से में चिल्लाती है और वहां से चले जाती है। फिर वो एक शॉप में जाती है जहां उसे कुछ लोग घूरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उसका हेयर सेव्ड था और उसका अजीब सा ड्रेस के कारण। फिर एल वहां से बिना पैसा दिए कुछ वेफल्स उठाकर वहां से ले जाती है, जो शॉप का ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल अपने पावर के जरिए उस शॉप का गेट को बंद कर देती है, जो वहाँ खड़े लोग और वहाँ का ओनर दिख के शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम जॉयस और हॉपर को देखते हैं, जो न्यूज में छपे आर्टिकल्स वाली लेडी का एड्रेस पता कर वो दोनों उसके घर जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें पता चलता है कि उस लेडी का नाम टेरी है और उसकी सिस्टर बताती है कि 5 साल से मेरी बहन टेरी चल और बोल नहीं सकती। जॉयस और हॉपर देखकर हैरान हो जाते हैं। जॉयस फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी कोई जवाब नहीं देती है। फिर टेरी की सिस्टर उन्हें बताती है कि उसकी बहन जब कॉलेज में थी तब वो एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट की थी, जिसका हर टेस्ट में उसका $200 मिलता था, लेकिन उसने जब ज्वाइन किया था तो वो कंपनी बंद होने के कगार में थी और उसे कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिया करते थे, जिससे उसके दिमाग पर असर करता था और उसे आइसोलेशन टैंक यानी नमक पानी के अंदर उसे डाला करते थे। वो लोग कहते थे कि इससे दिमाग की पूरी सीमाएं को अनलॉक करने में मदद करेगा, लेकिन टेरी को पता नहीं था कि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। और टेरी हमेशा बोलती थी कि उसका एक बच्चा है जिसका नाम जेन है और उसके पास स्पेशल पावर है जैसे टेलीपैथी, टेलीकिनेस, इसलिए वो लोग वो बच्चे को उससे छीन कर ले गए ताकि उसको कम्युनिस्ट के खिलाफ यूज कर सके। हॉपर पूछता है बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन टेरी की बहन उनसे कहती है कि डॉक्टर ने खुद कहा है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, ये सब सिर्फ टेरी का वहम है। फिर हॉपर और जॉयस ये सब जानकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम माइक और डस्टिन को देखते हैं जो एल को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में डस्टिन उसे समझाता है कि लूकस तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो बस जेलस फील कर रहा है क्योंकि जब से एल आई है तुम्हारा अटेंशन सिर्फ एल की तरफ ही है। माइक बोलता है ऐसा नहीं है, हमें बस विल को ढूंढना है और सिर्फ लूकस नहीं, तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और तभी वो लोग उस स्टोर में देखते हैं जहाँ पुलिस आई होती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि एल वहाँ आई थी। फिर वो लोग उसी डायरेक्शन की तरफ एल को ढूंढने जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं जो हथियारों की दुकान में कुछ हथियार और बुलेट्स खरीद रहे होते हैं। जाते हुए उसे स्टीव के दोस्त तुम्हारी फिल्म जरूर देखूंगा बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जो सुनकर नैन्सी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो पास वाले मूवी थिएटर के पास जाती है जहाँ उसे उसका नाम से गलत वर्ड्स लिखा हुआ मिलता है, जो वो देखकर वो समझ जाती है कि ये स्टीव का ही काम है।
फिर पास वाली गली में नैन्सी को स्टीव और उसके दोस्त दिखते हैं, तो वो उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हें हो क्या गया है। जिस पे स्टीव बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन तुम फिक्र करने के लायक भी नहीं हो। नैन्सी फिर समझ जाती कि कल रात स्टीव उसके घर आया था। फिर नैन्सी उसे बोलती कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ खड़े स्टीव के दोस्त स्टीव को और भड़काते हैं, जिससे स्टीव बोलते हैं एक्सप्लेन करने को कल रात आखिर हुआ क्या। तभी वहाँ जोनाथन भी आ जाता है और वो नैन्सी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी स्टीव जोनाथन को भी उसके फैमिली के बारे में बुरा भला बोलता है, जिससे जोनाथन गुस्सा होता है और वो स्टीव को एक पंच मारता है। बदले में स्टीव भी उसे मारता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन जोनाथन स्टीव के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाता है और वो दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोनाथन गलती से एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा देता है, जिससे वो लोग जोनाथन को पकड़ लेते हैं और स्टीव के दोस्त स्टीव को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर हॉपर को इन्फॉर्म करते कि दो लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक जोनाथन बायर्स है। ये सुनकर हॉपर और जॉयस तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में नैन्सी पूछती है कि क्या वो दोनों को जल्दी छोड़ देंगे। हॉपर की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है। जिसमें नैन्सी बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो लेडी उसे आइस देते हुए बोलती है कि फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए, एक आशिक ही प्यार में इतना मार सकता है और पागल हो सकता है। ये सुनकर फिर नैन्सी कुछ सोचने लगती है और जोनाथन के चोटों पर आइस लगा रही होती है। इधर हम एल को देखते हैं जो जंगलों में बैठी हुई एप्पल्स खा रही होती है, और उसे तभी माइक और डस्टिन का आवाज़ सुनाई देता है जो ढूंढते हुए उसे जंगलों में आ गए थे। इधर माइक और डस्टिन एल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ट्रॉय और उसका दोस्त जो स्कूल में माइक को बुली करते थे वो लोग आ जाते हैं। फिर माइक और डस्टिन उनके हाथ में नाइफ देखकर वहाँ से भागते हैं। फिर वो दोनों भी उनका पीछा करते हैं। माइक और डस्टिन भागते हुए उसी झील वाले पहाड़ी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो दोनों लड़के उन दोनों को आगे पीछे घेर लेते हैं, और तभी ट्रॉय डस्टिन को पकड़ लेता है और माइक को धमकी देता है अगर तुम पानी में नहीं कूदे तो मैं डस्टिन का बचे हुए दांत भी तोड़ दूंगा। डस्टिन माइक को बहुत बार मना करता है, लेकिन माइक पानी में कूदने के लिए मान जाता है और वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर वो लोग उसे देखने जाते हैं, जहाँ माइक हवा में उड़ते हुए दिखता है, जो डस्टिन देखकर समझ जाता है कि एल आसपास ही है। और तभी एल आती है और माइक को वापस नीचे रखती है और वो दोनों लड़के को भागने के लिए बोलती है, और ट्रॉय का एक हाथ तोड़ देती है और दूसरे लड़के को दूर फेंक देती है। फिर वो दोनों लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर एल बहुत ज़्यादा पावर यूज करने के कारण बेहोश हो जाती है, और हम एल के पास विजन को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर ब्रेनर एल को फिर से पानी टंकी में डालते हैं और उसे इस बार एल को एक जगह में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन एल इस बार ऐसी जगह जाती है जहाँ उसे वही एंटिटी दिखता है जो नैन्सी और जॉयस को दिखा था। एल डरते हुए उसी एंटिटी के पास जाती है और उसे टच करती है, जिससे वो एंटिटी उसके तरफ पलटता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे एल एकदम ज़्यादा ही डर जाती है और वो अपने पावर से लैब के एक दीवार में एक दरार बना देती है। फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जहाँ माइक और डस्टिन एल को उठाते हैं। एल फिर माइक को सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसने ही वो गेट खोला, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। लेकिन माइक उसे तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुमने मेरी जान बचाई है, और तुम एक हीरो बोलकर उसे हक करता है, जो पास में खड़े डस्टिन भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग माइक के घर जा रहे होते हैं। वहाँ पर वही आदमी जो डॉक्टर बैनर के लिए काम करता है वो वैन में बैठा रहता है, और वो डॉक्टर बैनर को इन्फॉर्म करता है, जहाँ डॉक्टर बैनर की टीम हथियार लेकर वहाँ से एल को पकड़ने जाते हैं, जहाँ लूकस भी उस लैब में नजर रख रहा होता है, और वो ये देखकर समझ जाती है कि माइक और उसके दोस्त खतरे में है। और एपिसोड 6 हमारी यहीं खत्म होती है। एपिसोड 7 और 8 जल्दी आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और हम जल्द ही न्यू सीरीज कवर करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।